वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर का अगला टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता बजट, कंज्यूमर बजट। चलिए समझते हैं कंज्यूमर बजट को। तो कंज्यूमर बजट को समझने से पहले हमें बजट लाइन को समझना होगा, कीमत रेखा को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं बजट रेखा, कीमत रेखा को। उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तु की कीमतों पर निर्भर करती है। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तु की कीमतें उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा निर्धारित करती हैं। यही सीमा बजट रेखा होता है। तो हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ लिए। चलिए अब इस परिभाषा को समझते हैं। तो उपभोक्ता का वास्तविक क्रय, उपभोक्ता का वास्तविक क्रय मीन्स कंज्यूमर जो खरीदता है उसकी रियलिटी क्या है। तो कंज्यूमर उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमतों, उसकी आय उपभोक्ता कंज्यूमर की आय तथा उपभोग की वस्तु, वो जिस सामान को खरीदता है, जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है, उसकी कीमत पर निर्भर करती है। मीन्स कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, क्या खरीदना चाहता है, वो किस पे डिपेंड करता है। वह इस बात पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, वह जिस वस्तु को खरीदना चाह रहा है उसका प्राइस कितना है, वह इस बात पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग? इसका मतलब यह है कि आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें मीन्स जितना इनकम है और जिस वस्तु को हम लोग खरीदना चाह रहे हैं उसका प्राइस उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा सेट करता है। मीन्स उपभोक्ता कंज्यूमर की जो आय है और जिस वस्तु को कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है उसका जो प्राइस है, दोनों का संतुलन, दोनों का कीमत, दोनों का प्राइस, दोनों की इनकम ही बताती है कि उपभोक्ता का बजट क्या है, वह उस वस्तु को खरीद सकता है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर की आय 100 रुपए है। चलिए मान लिए कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 100 रुपए। कंज्यूमर की इनकम आ गई 100 रुपए। ठीक, उसे एक टेबल खरीदनी है। ठीक, एक टेबल, एक टूल स्टूल खरीदना है जिसकी कीमत है 500 रुपए। कीमत क्या है? 500 रुपए इस टेबल की। क्या कंज्यूमर खरीद सकता है? क्या उपभोक्ता खरीद सकता है? नहीं। यहाँ देखिए वस्तु का प्राइस 500 है जबकि उपभोक्ता कंज्यूमर का इनकम 100 है। यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम जो है वो वस्तु के प्राइस से बहुत कम है, जिस कारण वह इस चीज को नहीं खरीद सकता है। तो यही हमारा एक बजट सेट करता है, उपभोक्ता का एक बजट सेट करता है। जो आपकी इनकम 100 रुपए है तो आप या तो 100 रुपए की वस्तु खरीद सकते हो या फिर 100 रुपए से कम की वस्तु खरीद सकते हो। तो चलिए 500 वाली टेबल तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे उसी जगह पे एक 99 रुपए के सेल में से 99 रुपए के सेल में से प्लास्टिक का भी टेबल मिल रहा है। तो हम लोग 500 लकड़ी वाला टेबल तो नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यह हमारी इनकम से ज्यादा है, परंतु यहाँ सेल में 99 रुपए वाली टेबल हम लोग खरीद सकते हैं क्योंकि यह हमारे बजट के अंदर है। बजट के अंदर है मीन्स क्या? 100 रुपए से कम। तो हम लोग उसी सामान को खरीद सकते हैं जो हमारे बजट में हो या फिर बजट से कम हो। तो यहाँ पे हमारी बजट है 100 रुपए, इसीलिए हम या तो 100 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं या फिर 100 रुपए से कम की वस्तु खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु के प्राइस और उपभोक्ता कंज्यूमर की इनकम ने इस बात को तय किया है कि वह किस वस्तु को खरीद सकता है और किस वस्तु को नहीं खरीद सकता है। सिंपल मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि कंज्यूमर की इनकम और किसी भी वस्तु का प्राइस उस वस्तु को खरीदना है या नहीं खरीदना है इस बात को निर्धारित करता है। तो चलिए अब समझते हैं आगे।
इस बात को हम लोगों ने समझ लिया कि उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तु की कीमतों पर निर्भर करती है। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा निर्धारित करती है। यही सीमा बजट रेखा कहलाती है। तो इसका एक नॉर्मल सा सिंपल सा बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। तो चलिए समझते हैं उस फॉर्मूले को। तो P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज इक्वल टू y। मीन्स क्या? P1 वन यहाँ पे एक वस्तु है, वन यहाँ पे एक वस्तु है, x जो है उस वस्तु की मात्रा है और p जो है वो प्राइस है। उसी प्रकार यहाँ भी p प्राइस है, 2 मीन्स दूसरी वस्तु, x मीन्स उस दूसरी वस्तु की मात्रा और 2 मीन्स वही दूसरी वस्तु, और y मीन्स इनकम, टोटल इनकम क्या है, उसकी आय क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को समझ चुके हैं। चलिए फिर से देखते हैं। P1 मीन्स वस्तु एक का प्राइस, X1 मीन्स वस्तु एक की मात्रा क्वांटिटी, प्लस P2 दूसरी वस्तु का प्राइस, X2 दूसरी वस्तु की मात्रा इज इक्वल टू Y मीन्स उपभोक्ता की आय। ये जो आय है उसी को टोटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो भी इनकम होती है वह किसी न किसी रूप में खर्च होता है। कभी भी पैसा को संचित करके, जैसे कि पैसे हमारे पास आए और वो यहीं सीमित रह गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैसे आएंगे तो वो जाएंगे ही, चाहे वो हम किसी वस्तु पे खर्च करें, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें या किसी बैंक के पास जमा रख दे, पर पैसे हमारे पास से जाएंगे ही, वह स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। तो यही हमारा टोटल इनकम हो जाता है। टोटल इनकम ही टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। चलिए अब इस फॉर्मूला के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनकम को मान लिया है 20 रुपए। यहाँ पे हम लोगों ने इनकम को 20 रुपया मान लिया। एक वस्तु एप्पल ले ली और दूसरी वस्तु बनाना ले ली। यहाँ पे एक एप्पल का प्राइस है 4 रुपए और एक बनाना का प्राइस है 2 रुपए। चलिए इस फॉर्मूले पे सेट करके हम लोग समझते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है जहाँ पे कुछ स्थिति लिए हैं, संयोजन बिंदुएं लिए हैं। उन बिंदुओं का नाम है A, B, C, D, E और F। एक वस्तु एप्पल को शॉर्टकट में A लिख दिए हैं और बनाना को शॉर्टकट में B लिख दिए हैं। तो एक जगह पे एक टाइम में हम लोग एप्पल का 5 मात्रा ले रहे हैं, मीन्स 5 एप्पल ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, 5 एप्पल और एक भी बनाना नहीं लिए हैं, तो हमारा इनकम पूरा खर्च होता है इस पे या नहीं। प्राइस 1 मीन्स एक वस्तु, पहली वस्तु का प्राइस, पहली वस्तु है ए का प्राइस कितना है 4 रुपया। तो ए का प्राइस यहाँ पे चलिए समझते हैं। एक का प्राइस ले लिए 4 रुपया इंटू X1 वस्तु एक की मात्रा, वस्तु ए एप्पल की मात्रा क्या है 5 एप्पल लिए हैं इंटू 5 प्लस P2 दूसरी वस्तु का प्राइस, दूसरे वस्तु का प्राइस कितना है 2, दूसरे वस्तु का प्राइस आ गया 2 इंटू दूसरे वस्तु की मात्रा। तो दूसरे वस्तु की मात्रा कितना है यहाँ पे 0। तो चलिए ले लिए 0। अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए 20 प्लस 2 को 0 से किए तो 0 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा इनकम खर्च हो रहा है। इसी प्रकार आप भी कैलकुलेट कीजिएगा तो सारी चीजें आएंगी। जैसे कि एक वस्तु ये एप्पल यहाँ पे 4 मात्रा लिए हैं, 4 एप्पल लिए हैं, तो 4 गुना कितना है, यहाँ एप्पल का प्राइस है 4, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और बनाना है 2, तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 16 4 20। यहाँ पे 3 तो 4 3 12, 4 दूना 8, 12 8 20, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, यहाँ पे 20। ऐसे ही सभी को आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर 20 आएगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे हमारी सारी इनकम खर्च हो रही है। तो यहाँ पे ले लिए 5A अनुपात 0B, 4A अनुपात 2B, ऐसे ही हमारा ये चीज निकल गया। अब इसे हम लोग फॉर्मेट के द्वारा दिखाएंगे।
वक्र पे दिखाएंगे। तो 5 0 एप्पल, एप्पल नीचे है और बनाना ऊपर है। एप्पल में 5, बनाना में 0। एप्पल में 4, बनाना में 2। एप्पल में 3, बनाना में 4। एप्पल में 2, बनाना में 6। एप्पल में 1, बनाना में 8। एप्पल में 0, बनाना में 10। फॉर्मेट बना करके सभी बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद जो एक रेखा बनती है वही रेखा हमारी बजट लाइन होती है। ये जो रेड वाली रेखा है, ये जो रेड वाली रेखा आप लोग देख सकते हैं, वही रेखा बजट लाइन है। मीन्स क्या, इस बजट लाइन पे जो भी वस्तुएं स्थित है, मीन्स A B C D E F G H I J, इस बजट रेखा पे ये वस्तुएं स्थित है, A to J वस्तुएं। तो A to J वस्तुएं जो बजट रेखा पे स्थित है उसे एक कंज्यूमर खरीद सकता है। और बजट रेखा से नीचे, ये रेड वाले लाइन से नीचे ये जो K बिंदु है, ये जो K बिंदु है, इसे भी कंज्यूमर खरीद सकता है। हम लोगों ने क्या समझा, बजट लाइन पे और बजट लाइन से नीचे जो वस्तुएं हैं उसे एक कंज्यूमर खरीद सकता है। मीन्स उपभोक्ता की आय 20 रुपए है, ठीक, तो 20 रुपए में जो वस्तु मिलेगी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सकता है। और 20 रुपए से कम की जो वस्तु मिलेगी, मीन्स 10 की, 5 की, 2 की, 8 की, 12 की, 16 की, जो भी 20 से कम की वस्तुएं मिलेंगी उपभोक्ता उस वस्तु को भी खरीद सकता है। तो यहाँ पे बजट लाइन पे जो बिंदुएं हैं उन्हें, जो वस्तुएं हैं उन्हें, और बजट लाइन से नीचे, बजट लाइन के अंदर, बजट लाइन के भीतर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी बिंदुएं हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर उन्हें खरीद सकता है। परंतु उपभोक्ता बजट लाइन से बाहर, बजट लाइन से बाहर की चीजें जैसे कि बिंदु L को नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वह वस्तु बजट लाइन के बाहर चला गया, मीन्स वह इनकम से ज्यादा है। जैसे ही हम लोग 100 रुपए हम लोग के पास इनकम थी और हम लोग 500 का टेबल खरीदने गए थे तो उसे नहीं खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि वह हमारे इनकम से ज्यादा थी। तो जैसे ही कोई वस्तु बजट लाइन से बाहर चली जाती है, इसका सीधा मतलब यह है कि वह हमारे बजट से, वह हमारे औकात से बाहर है। तो हम लोगों ने बजट लाइन को, उपभोक्ता बजट को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर का हमारे पास बस एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा होगा डिमांड। सो इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।